दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन के मामले में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। काश ये जजमेंट बेरोजगारी को लेकर भी होता। खैर, देखते हैं हम न्यूज़ फ्रंट पेज में क्या कौन कौन सी है। पहली न्यूज़ हम डिटेल से देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, 2 मेडिकल के स्टूडेंट थे जिनको सीट तो अलॉट हो गई थी, लेकिन वो लोग एडमिशन नहीं ले पाए थे कॉलेज में। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद दूसरी न्यूज़ है, हरियाणा की जो गारमेंट की जो यूनिट्स हैं ना, कंपनियां हैं या इंडस्ट्री हैं, उन्होंने अपोज़ किया है। हरियाणा की सरकार ने जो कहा था ना कि 75% लोकल लोगों को आपको जॉब देना पड़ेगा, तो इसका इन कंपनियों ने विरोध किया है। हम देखेंगे क्यों विरोध किया है, क्या है रीज़न। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पुराना मामला क्या है। ठीक है, कुछ समय पहले की बात है, मार्च का ही महीना था। हरियाणा की सरकार ने घोषणा करी थी कि प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देना होगा हमारे लोकल लोगों को। ये केवल प्राइवेट जॉब के लिए था, सरकारी नौकरी के लिए नहीं था। अब हम बात करते हैं इस बिल की या फिर इस एक्ट की। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 इसका ये नाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एरिया में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि निजी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल थी। और अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग उनको नहीं मिलते हैं, तो फिर जो योग्य स्थानीय उम्मीदवार है ना, उनको ही ये लोग ट्रेनिंग देंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। यदि हम बात करें कि ये आरक्षण की व्यवस्था आखिर करा क्यों गया है, और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये घोषणा की गई थी कि हम लोकल लोगों को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देंगे। और ये जो कोटा था ना, ये 10 साल के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि 10 साल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यदि हम रीजन की बात करें कि यहाँ की सरकार ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाई है, सरकार का तो ऐसा मानना है कि इससे हमारे स्टेट में जो बेरोजगारी है ना, उसमें कमी आएगी, ऐसा सरकार कहती है। ठीक है, लेकिन ये जो कदम है ना, ये कदम जो है पॉलिटिकल उद्देश्य को लेकर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट कैसे हासिल कर सकते हैं। यदि आपने आरक्षण दिया ही था, तो फिर सरकारी और प्राइवेट में दोनों में क्यों नहीं दिया, केवल प्राइवेट में आपने दिया है। आपको देना ही था आरक्षण, तो दोनों में देना था, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, इसके बाद देखो, यदि दूसरे स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, और वो अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे हरियाणा में जाते हैं, अब वहाँ तो बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार का कोई अवसर नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इनके हिसाब से तो ये गलत हो गया ना। और दूसरी बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने स्टेट में ही अच्छे स्किल्ड वर्कर मिल जाएं। अदर स्टेट वाले ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की जो अब खेप है ना, ये जो लोग हैं, अब वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, उन्हें अपने लोकल से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसी कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कभी भी कंपनियां ना लोकल लोगों को लेने की कोशिश नहीं करती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ पर जॉब करें। लोकल लोगों को इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि लोकल वाले जो लोग रहते हैं ना, कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की पावर रखते हैं, इसलिए वो जो लोकल लोग हैं ना, उनको नहीं लेती है वो। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। ठीक है, तो गुरुग्राम की कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेक्टर जो इंडस्ट्री हैं, उन्होंने तो स्ट्रांगली इसका विरोध किया ही किया है। 75% प्राइवेट सेक्टर में लोकल को रिजर्वेशन देने का। इसके साथ साथ जो कपड़ा उद्योग है, लगभग जहाँ पर 10 लाख पीपल काम करते हैं हरियाणा स्टेट में, उन्होंने भी
सरकार से कहा है कि आप इस पर संशोधन करिए और हमें इससे छूट प्रदान करिए। ठीक है। अब एक एसोसिएशन है या फिर संगठन है, एक ऐसी संस्था है किनकी, गारमेंट्स एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर की एक संस्था है, एसोसिएशन है, जिसको जेमा कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा एक सर्वे कराया गया। सर्वे में ये पाया गया कि 82% कंपनियां ऐसी हैं जो कि हरियाणा में एक्सपांसन नहीं करेंगी। मतलब यदि उन्होंने इंडस्ट्री लगा भी दी है तो अब उसमें कोई नया वो काम नहीं करने वाली और ना ही वो नई भर्ती लेंगी। यदि उनको रीअपील नहीं किया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है इस कानून को, ठीक है, या फिर उनको जो है इससे एग्जेम्प्टेड नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती है, तो 82% कंपनियों का ये कहना है कि हम एक्सपांसन नहीं करने वाले हैं, आप हमको छूट दीजिए या फिर इन कानून को वापस लीजिए। आगे इसमें बताया जाता है कि ठीक उतनी ही मात्रा में, लगभग मतलब जितनी मात्रा हमने पहले बात की थी, ठीक उतनी ही मात्रा में लोगों का ये कहना है कि हमें तो स्किल्ड वर्कर पर्याप्त मात्रा में हरियाणा से मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है, और ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है 3000 पीपल से ज़्यादा का। और यदि कुछ कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि जो बिग मेजॉरिटी है ना, वो 20% से कम ही रहने वाली है हरियाणा के एम्प्लॉय की। मतलब 20% से कम ही रहने वाले हैं हरियाणा के एम्प्लॉय, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इस संस्था ने और भी कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं कि एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल 4508 ही ट्रेनी व्यक्ति अवेलेबल हैं। ठीक है, और यदि जॉब रोल की बात करें, उनको कौन कौन से जॉब रोल मिलने वाले हैं, तो 33 प्रकार के जॉब रोल्स के लिए। ठीक है, इतने लोगों को मात्र ट्रेनिंग मिली है, अब बाकी लोगों को हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, बताया गया है कि जैसे कि कौन कौन से सेक्टर हैं, टेलर, कटर, सुपरवाइज़र। लेकिन दिक्कत वाली ये बात है कि ये लोग अभी भी सूटेबल नहीं हैं एक्चुअल रोल, एक्चुअल काम करने के लिए। इतनी तक दिक्कत है इसमें। और यदि वहाँ की आईटीआई की बात करें ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो अभी तक पुराना जो समय बीता है, ये अपैरल जो इंडस्ट्री है ना, कपड़ा जो इंडस्ट्री है, इस ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल नहीं करा पाई है। तो इसलिए यदि सरकार सोचती है कि केवल लोकल लोगों को ही हम जॉब दिलाएंगे, लेकिन यदि उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है तो कंपनी उनको रखेंगी कैसे, दिक्कत वाली बात ये खड़ी हो जाती है। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है कि सरकार बाध्य है किसके लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हम देखेंगे आगे। तो 2 स्टूडेंट हैं लद्दाख के, इनका नॉमिनेशन किया गया यूनियन टेरिटरी के द्वारा एमबीबीएस के लिए, कि इनको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उनको सीट भी मिल गई, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, कॉलेज यहाँ पर बताया गया कौन सा कॉलेज है, लेडी हार्डिंग एंड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इसी के चक्कर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि हम तो अब सरकार की दया पर निर्भर हो गए हैं, सरकार चाहेगी तो दे देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ऐसा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार को ऑब्लिगेशन स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है, एजुकेशन की एक्सेस को फैसिलिट प्रोवाइड कराने के लिए ऑल लेवल, चाहे एमबीबीएस हो चाहे 10वीं 12वीं की पढ़ाई हो, आपको इस चीज़ की सुविधा प्रदान करना ही पड़ेगा जनता को। चाहे व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, क्लास का हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, डिसेबिलिटी वाला हो या फिर किसी भी जियोग्राफिक एरिया वाला का रहने वाला हो, तो जो भी उसके मार्ग में बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है, जो भी वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उनको क्लियर करना पड़ेगा और क्वालिटी एजुकेशन सरकार को प्रदान करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक बात है जिसको अंडर स्कोर करना पड़ेगा, हमें ऐसा इन्वायरमेंट को इनेबल करना पड़ेगा जिससे प्रोफेशनल एजुकेशन को लोग आसानी से प्राप्त कर सकें। आगे बताया जाता है कि हालांकि जो हायर एजुकेशन होता है ना, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे एमबीबीएस की ही बात कर रहे हैं, इसको स्पेल्ट आउट नहीं किया गया है, मतलब ठीक तरीके से फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में अच्छे से बताया नहीं गया है संविधान में। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि सारी चीज़ें अब सरकार के ऊपर ही हो जाए, वो चाहे तो एडमिशन दे दे, ना चाहे तो ना दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शिक्षा ही वो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसके पास एम्पावरमेंट का राइट होता है, इसी के द्वारा लोग इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, जो मार्जिनाइड एडल्ट रहते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, अपने आप को समाज से, गरीबी से ऊपर उठाते हैं और समाज में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कम्युनिटी में, ऐसा कोर्ट का कहना है। और आप एक ऐसा काम करो, इनको 1 हफ्ते के अंदर में ही एडमिशन दिलाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोट किया कि इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया ने सिग्नेचर किए हैं या इसका सदस्य है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, किसका, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना है ताकि जो सीटें उनको अलॉट हुई हैं लोग उनमें एडमिशन को ले सकें। और एक बात ये ध्यान रखना है कि इसके लिए रुपए पैसा प्रॉब्लम बीच में नहीं आना चाहिए, रुपए पैसों की फाइनेंशियली हार्डशिप बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है एडमिशन लेते समय। इसके बाद वाली न्यूज़ है बाल श्रमिक से, लेबर, चाइल्ड लेबर से। तो 2020-21 की हम बात करें तो 331 बच्चों को बाल श्रमिक से रेस्क्यू किया गया और 202 केस मिले थे लास्ट 3 साल से, ठीक है, और इस बार मिले 331। आगे जो जांच एजेंसी है ना, DCPCR, इसका ये कहना है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इनका ये कहना है कि लोगों ने हमें सही सूचना दी, इसी के कारण हम जो है इन बच्चों को रेस्क्यू करने में सफल हो पाए हैं। इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, इसी नंबर पर लोग इनको मैसेज करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास एक स्कीम भी है जिसमें जो भी हमें सूचना देता है हम उसको रिवार्ड देते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये बच्चे काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया है, तो देखो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे बेकरी यूनिट हो, सब जगह पे बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे आप। जैसे ऑटो सेंटर यूनिट है, और जो रेसिडेंशियल कॉलोनी रहते हैं ना, वहाँ पर घर के जो डोमेस्टिक कार्य हैं वहाँ पर सर्वेंट के रूप में, नौकर के रूप में इनको रखा गया था।
और इसके बाद इनका ये भी कहना है कि हमने कुछ सोशल इन्वेस्टिगेशन भी किए ताकि हम इन लोगों को इनकी फैमिली से मिला सकें। सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पर दिया गया है वो है पेंडेमिक का, और पेंडेमिक के कारण जो जॉबलेस हुई है ना, इससे फैमिली की इनकम कम हुई। इसके चलते ही बच्चों को जो है इस प्रकार के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता, उन्हें अपना पेट पालने के लिए मजबूर होता, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। अब बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है कि घर में समस्या है पैसों की, लेकिन उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम जो वेज रहता है ना, वो नहीं दिया जाता, जितनी निर्धारित मिनिमम मजदूरी है वो तक इनको नहीं दी जाती है। और इनके जो काम के घंटे रहते हैं ना, वर्किंग आवर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं कि 8 घंटे निर्धारित कर दिए तो 8 ही घंटे उनको काम करना है, वो कोई फिक्स नहीं रहता, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। और तीसरी बात ये है कि वर्किंग की जो कंडीशन है वो सेफ़ होनी चाहिए, तो इनको सेफ़ वर्किंग कंडीशन भी नहीं मिलती है। ये कॉमन पैटर्न है ज़्यादातर केसों में, ऐसा DCPCR का कहना है। तो चाइल्ड लेबर से यदि आपको कुछ लिखना रहे तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे आखिर इस प्रकार के कदम क्यों उठाते हैं और उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यदि कोई संस्था है तो वो कैसे इस प्रकार के बच्चों को ट्रेस करेगी, कैसे करके उनको किसी की हेल्प के द्वारा वो उनको चाइल्ड लेबर से कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। ये सारी बातें आप उल्लेख कर सकते हो। इसके बाद वाली न्यूज़ हमारी है फास्टैग से। तो हम फास्टैग से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि फास्टैग जो होता है ना, वो रिचार्जेबल टैग होता है जिसका प्रयोग टोल बूथ पर किया जाता है टोल को कलेक्ट करने के लिए, जो भी व्हीकल वहाँ से गुजरता है। इसका कलेक्शन करता है नेशनल हाईवे, ठीक है। और ये कैश के बदले किसके द्वारा होता है, ये डायरेक्ट कटता है, ठीक है। वर्चुअल माध्यम से इसकी कटिंग होती है, ऑनलाइन माध्यम से इसकी कटिंग होती है। तो टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें ना, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है, जो कि उसकी कांच पर इसको चिपका दिया जाता है। और फास्टैग की यदि हम वैलिडिटी की बात करें इस कार्ड की, तो ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। यदि इसके रोल आउट की हम बात करें कि पहली बार ये सर्विस में कब लाया गया, तो अप्रैल 2016 में इसको लाया गया था, और सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दी थी कि 1 दिसंबर 2017 से जो भी नई गाड़ियां बनेंगी ना, हम उसमें इसको इनबिल्ट करके ही देंगे, ऐसा सरकार का कहना था, ठीक है। और सरकार फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 5% रिफंड भी करती है, ठीक है। NHAI के द्वारा इसको रिफंड भी कहा जाता है। जो मंथली जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा फास्टैग में, उसका 5% आपको वापस मिल जाता। और यदि हम बात करें कि इस प्रोग्राम को कौन इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो NPCI, IHMACL, ठीक है, ये दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। और यदि हम फास्टैग की बात करें, तो चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, दोनों जगह ऑपरेशन में आ गया है। तो अब हम इससे जुड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि फास्टैग बिल्कुल भी वॉयलेशन नहीं करने वाला है राइट टू फ्री मूवमेंट का किसी नागरिक का। ऐसा बम्बई हाई कोर्ट को सरकार का जवाब दिया गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, ये अब हम आगे देखेंगे। तो सरकार ने जो फास्टैग को कंपलसरी किया था ना, उसी के चक्कर में हाई कोर्ट में कुछ एफिडेविट फाइल किए गए थे। उसी का जवाब देते हुए सरकार ने ये कहा था कि इसको कंपलसरी हमने इसलिए करे हैं ताकि सीमलेस ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके, बिना रुकावट के आप तेज़ी से अपनी यात्रा कर सकें।
इसी के लिए हमने इसको कंपलसरी करे हैं, और जो आपका ट्रैवलिंग का टाइम है ना वो कम हो सके। और जो भी डिसीजन हमने लिया है वो CMV रूल्स के अंतर्गत ही लिया। CMV मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार ही हमने ये काम किया है। आगे सरकार का ऐसा कहना है कि फास्टैग जो है रातों रात ही कंपलसरी थोड़ी ना हम कर दिए हैं, इंसेंटिव दिए हैं 10 से 25%, यहाँ तक कि 2016 से 20 तक 10 से 25% तक का आपको कैशबैक तक हमने दिए हैं। इसके बाद CMV रूल्स में हमने कुछ संशोधन करे, ठीक है, ताकि 2017 से जो भी व्हीकल बेचे जाएंगे ना उसमें फास्टैग कंपलसरी हो, उसमें हम इनबिल्ट ही कर देते हैं आफ्टर 1 दिसंबर 2017। अब 1 नवंबर 2020 को फिर कुछ अमेंडमेंट किए गए, और अमेंडमेंट ऐसे करे गए कि 1 जनवरी 2021 से बिल्कुल अब फास्टैग को कंपलसरी ही कर दो। और सरकार ने ये कहा कि हम ये जो डबल चार्ज वसूल कर रहे हैं ना जिन गाड़ी में फास्टैग नहीं है, तो वो भी हम एक रूल्स के अनुसार ही कर रहे हैं वसूली। और वो रूल है 2008 का जो बना था, नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल 2008। और RBI ने खुद अनाउंस किया था कि आप इन्हेंस करिए काहे को, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को, और पेमेंट को आप जो है इजी बनाइए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइए, ऐसा RBI का कहना था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे RCEP से। तो RCEP के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, हिंदी में इसका नाम है, और इंग्लिश में RCEP इसका होता है मीनिंग, ठीक है। एक मुक्त व्यापार समझौता है जो कि 16 देशों के बीच में किया जाना था, लेकिन इंडिया इससे बाहर हो गया, तो अब इसमें बचे हैं 15 देश। इसमें 10 देश आसियान के हैं, और उनके FTA भागीदार जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। इंडिया तो इससे बाहर निकल गया है। इसका उद्देश्य था कि किसी भी देश में व्यापार और निवेश को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इनके जितने भी सदस्य देश हैं आपस में इनके बीच में बढ़ावा हो व्यापार का, और फ्री ट्रेड अच्छे से हो सके, और इनके यहाँ पर निवेश अच्छी तरह से आ सके, इसी के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके उत्पाद और सेवाओं को संपूर्ण क्षेत्र में हम आसानी से पहुंचा सके, एक दूसरे देश में ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, फ्री ट्रेड हो सके अच्छे से। यदि हम शुरुआत की बात करें तो इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में हुई थी। कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया इससे बाहर क्यों आ गया? क्योंकि इंडिया का जो लोकल मार्केट है ना उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि हमारे जो लोकल मार्केट की जो वैल्यू है ना वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल कंपटीशन वाली नहीं है जितनी बाहर से आने वाली चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें लोकल मार्केट में बनाई जाती हैं ना, जिस दाम पर उनको बेचा जाता है उससे कम दाम पर यदि बाहर के देशों से आने लग जाएगा तो लोग उन बाहर वाले देशों की चीज़ों को खरीदेंगे, इंडिया से बने लोकल मार्केट की चीज़ों को क्यों खरीदेंगे। यही एक चिंता की बात थी जिसके कारण इंडिया को इससे बाहर आना पड़ा। एक एग्जांपल यहाँ दिया जाता, जैसे कि हमारा जो डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो इस्पात का उद्योग हो, ठीक है। स्टील की कीमत चाइना ने इतनी ज़्यादा कम कर दी है, यदि वो कम रेट वाला स्टील हमारे देश में आएगा तो इंडिया तो इतने कम में उसको नहीं बेच सकता है ना उस स्टील को, तो लोग चाइना के स्टील को खरीदेंगे, तो हमारा जो डोमेस्टिक घरेलू जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, उसकी कोई खरीदी नहीं करेंगे। इसी के चक्कर में इंडिया को अपने आप इससे वापस लेना पड़ा।
तो अब हम देखते हैं आरसीईपी से रिलेटेड न्यूज़ क्या है। यहाँ पर हम इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं। तो सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विवियान बालाकृष्णन, उन्होंने कहा है कि इंडिया को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए आरसीईपी में वापस आने के बारे में, जो कि इंडिया 2019 में इससे विथड्रा हो गया था। आरसीईपी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये बात उन्होंने कही थी रायसीना डायलॉग, जो कि अभी ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है ना, उसी में। और कल हम रायसीना डायलॉग के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था, इसके बाद आरसीपी के अलावा आप सीपीटीपीपी पर भी विचार करिए, ऐसा उनका कहना था। अब ये सीपीटीपीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, कम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किन किन देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। इन देशों के बीच में ट्रेड फ्री होता है। इसी को सीपीटीपीपी का नाम दिया गया था और इसको साइन किया गया था 11 कंट्रियों के द्वारा 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में। और ये काम में कब से आया था, 30 दिसंबर 2018 से इसने काम अपना चालू कर दिया था। ये उनके सदस्य देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। और 14 जनवरी 2019 को जुड़ गया था इसमें वियतनाम। आगे इनका ये कहना है कि ये जितने भी जो ट्रेड फैक्ट की बात हम बता रहे हैं ना, ये आपकी लोकल कंपनियों को बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट प्रदान करेंगे, ऐसा इनका कहना था। ठीक है। आरसीईपी फोर्स में आया था नवंबर 2020 में बिना इंडिया के, और ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, जिसमें कि आसियान के 10 नेशन शामिल हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके बाद बात बताई जाती है सीपीटीपीपी। ये किसका सक्सेसर था, मतलब किसके बाद इसको मॉडिफाई करके लाया गया था, टीपीपी। टीपीपी को का सक्सेसर बना सीपीटीपीपी, जिसमें से बाद में यूएस विथड्रा हो गया था। अब इनमें कौन कौन शामिल हैं, सीपीटीपीपी में सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है, फ्रॉम आसियान। इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, मैक्सिको, चिली और पेरू इसमें शामिल हैं। देखो, आरसीईपी का सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया ने बताया था चाइना को। ऑलरेडी क्या होता है ना, हम चाइना से आयात ज़्यादा करते हैं और चाइना को निर्यात बहुत कम चीज़ें करते हैं। यदि हम आरसीईपी ज्वाइन कर लेते तो चाइना का जो मार्केट है ना इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाता, और हमारा जो लोकल मार्केट है वो ठप हो जाता, हम निर्यात बहुत कम कर पाते फिर चाइना को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और रसिया के रिलेशन से रिलेटेड। कल हमने S-400 मिसाइल के बारे में जाना था, और ये भी हमने जाना था कि इंडिया रसिया से S-400 मिसाइल को ख़रीदने वाला है। तो दोनों देश, रसिया और इंडिया को पता है यदि हम रसिया से कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीदते हैं तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा। तो रसिया का ऐसा कहना है कि हम भी और इंडिया भी दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे, अमेरिका के सैंक्शन जो हम इंडिया के ऊपर लगाएगा उसका, ऐसा रसिया का कहना है। और रूस का क्लियर ये कहना है कि अमेरिका ये जो लगाता है ना सैंक्शन, वो इलीगल टूल है और अनफेयर कंपटीशन है, और प्रेशर और ब्लैकमेलिंग का काम अमेरिका करता है। ठीक है, बायलैटरली जो सैंक्शन वो लगाता है। और इंडिया को S-400 इस साल के लास्ट तक मिल जाएगी। ठीक है, अमेरिका ने तो 3-8 दी थी, रिपीटेड किया था, बार बार कहा था
कि ये जो डील है ना 2.5 बिलियन डॉलर की, ये काटसा एक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, उसके सैंक्शन को अट्रैक्शन देने वाली है, ऐसा अमेरिका का कहना था। और यदि हम बात करें चाइना की, चाइना की जो परचेस है ना S-400 को, इस पर भी अमेरिका ने सैंक्शन लगा चुका है। और जो तुर्की की डिफेंस इंस्टीट्यूशन है उन पर भी वो सैंक्शन लगा चुका है, सिमिलर इसी टाइप की जो परचेसिंग उन्होंने की है उस पर। अब इन्होंने बात की थी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। ये जो आप क्वेड में शामिल हुए हो ना, तो कुल मिला के ये फिर से जो है रिवाइवल हो रहा है, कोल्ड वार एरा की थिंकिंग और कोल्ड वार एरा का स्ट्रक्चर फिर से तैयार हो रहा, ठीक है, ऐसा इनका कहना था। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं ना, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो अब ऑनलाइन अपनी पोर्टल के माध्यम से शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और इनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा किसके थ्रू, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसी की जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, वेडनेसडे को लॉन्च किया गया NCSC के चेयरमैन के द्वारा, इनका ऐसा कहना। पोर्टल का नाम है ncsc.negd.in। यहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि अभी उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है उनकी कंप्लेंट में, ठीक है। इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी, क्योंकि ये या तो पोस्ट के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करते थे या फिर अपने हैंड के द्वारा इनको शिकायत दर्ज करना पड़ता था। इसके बाद फॉरेन वाले यदि न्यूज़ से हम देखें तो पहली न्यूज़ हम देखेंगे डेनमार्क से। डेनमार्क ने एस्ट्राजेनिका जो कोविड-19 की वैक्सीन है, इस पर रोक लगा दी है। इनका ये कहना है कि इसको लगाने से रक्त का थक्का जमने लगा था, इसी के चक्कर में हमको इस पर अभी रोक लगानी पड़ी है। इसके अलावा भी और कई सारे देश हैं यूरोपियन यूनियन के, ऐसे कई सारे देश हैं जो इस पर बैन लगा चुके हैं। अब इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं ईरान से। अभी अभी हमने न्यूज़ पढ़ा था ईरान की, कि ईरान में जो बिजली की जो पावर कट हुई थी, उसका जो कारण है ईरान, उसका कहना है कि इसका रीजन है कौन, इजराइल है। इसी के चक्कर में हम 60% ना जो अपने परमाणु कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देंगे, ऐसा ईरान का कहना है। इसी के चलते यूके, फ्रांस, जर्मनी ने कंसर्न जाहिर की है। ईरान ऐसा कहना है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि 2015 की जो ईरान डील हुई थी, ईरान ट्रेड डील हुई थी यूएस और अदर यूरोपियन यूनियन के साथ में, उसमें फिर से यूएस वापस जाए, ऐसा ईरान का कहना है। तो नटांज प्लांट में जो भी बाधा उत्पन्न हुई थी उसको ईरान ने न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम दिया और कहा कि हम यूरेनियम का उत्पादन 60% बढ़ा देंगे। ये इजराइल ने जो हमारे ऊपर अटैक किया है उसी के चलते, ऐसा ईरान का कहना है।